आज आपके साथ ना एक ऐसी स्टोरी शेयर कर रहा हूं जहां पर कार डीलरशिप ने पहले कोशिश की कि कस्टमर से कुछ पैसे ऐंठ लिए जाएं, मतलब एक्स्ट्रा पैसा वसूल लिया जाए जिसकी कोई जरूरत नहीं होती है। एक किस्म से वो धोखाधड़ी आप कह सकते हैं। लेकिन कस्टमर ने थोड़ी सी समझदारी दिखाई, उनकी शिकायत तक ऊपर कर दी, और जब शिकायत किसी की हो जाती है तो उसके बाद वो गुस्से में आ जाते हैं। अब डीलरशिप गुस्से में भी आ गए। गुस्से के बाद वो बदला लेने की भी सोचते हैं। तो वहां पर उन्होंने कस्टमर को परेशान करना शुरू कर दिया। लेकिन जो कस्टमर एक बार उनके जाल से बच सकता है वो दो बार भी बच सकता है, वो तीन बार भी बच सकता है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो ये स्टोरी एक बार ध्यान से सुनिएगा। किस तरीके से आपको बगैर डरे बगैर परेशान हुए किसी को टैकल करना है, किसी डीलरशिप को टैकल करना है, आपको पता होना चाहिए। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। मुझे ये स्टोरी शेयर की है मिस्टर विवेक ने। और मिस्टर विवेक ने बताया कि उन्होंने कुछ टाइम पहले, मतलब 1 से 1.5 2 साल पहले, उन्होंने किया की एक गाड़ी ली थी। गाड़ी उन्होंने पसंद की थी। पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप भी अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छी है बुरी है कोई भी स्टोरी है। और रही बात कार डीलरशिप का नाम रिवील करने की, तो अगर मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर किसी का नाम रिवील करता हूँ ना, तो वहां पर परेशानी मुझे भी हो सकती है, सामने वाले को भी हो सकती है। तो उसके लिए अगर आप उस एरिया में रहते हैं जहाँ की मैं स्टोरी कोई शेयर कर रहा हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पर मैं आपको पूरी डिटेल्स बता दूंगा, कौन डीलरशिप है, वहां पर कौन बंदे काम करते हैं, किसके साथ ये हुआ है, तो वहां पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। तो मिस्टर विवेक ने बताया कि उन्होंने किया की गाड़ी पसंद की थी। भुवनेश्वर में वो रहते हैं। तो वहां पर जो डीलरशिप है उनके, हर डीलरशिप के पास 2 3 ऑफिस या 2 3 जगह, 2 3 लोकेशन हम कह सकते हैं हो जाती है। काफी डीलरशिप के पास अलग अलग लोकेशन होती है। तो उन्होंने, मान लेते हैं एक यहाँ पर डीलरशिप है और यहाँ पर डीलरशिप है, तो ये वाला हेड ऑफिस है और यहाँ पर उनकी एक सब्सिडरी हम कह सकते हैं। यहाँ से मिस्टर विवेक ने बोला कि मुझे गाड़ी लेनी है, बुकिंग वगैरह करा दी। तो यहाँ पर डीलरशिप क्या कह रही है, और उस टाइम पर ना थोड़ी सी वेटिंग वगैरह ज्यादा चलती थी। यहाँ पर मिस्टर विवेक ने बोला कि ठीक है, आप मुझे गाड़ी दे दीजिए। अब ये किया वाले क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो गाड़ी आप चाहते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, हमें हेड ऑफिस से मंगानी पड़ेगी, और इसके लिए आपको 6,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देने पड़ेंगे। अब अकॉर्डिंग टू रूल, रूल क्या कहता है कि जो एक्स शोरूम प्राइस होता है गाड़ी का, एक्स शोरूम का मतलब जो गाड़ी प्लांट से बनी वहां से लेकर और यहाँ तक शोरूम में आने तक जो भी खर्चा है वो एक्स शोरूम प्राइस में ऐड हो जाता है। इसका मतलब जो बनी है, जो उसमें पार्ट्स लगे हैं, जो उसमें टैक्स लगे हैं, जो उसमें डीलरशिप का खर्चा है, जो उसमें कंपनी ने बचाया है, जो उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगे हैं, चाहे XYZ कुछ भी है, वो सब लगने के बाद गाड़ी जब यहाँ पर आ गई तो वो एक्स शोरूम प्राइस है। इसमें हम और पैसा नहीं ले सकते। लेकिन डीलरशिप ने क्या कहा, हम यहाँ से गाड़ी यहाँ पर मंगा रहे हैं तो आपको पैसा देना पड़ेगा। मिस्टर विवेक ने बोला नहीं, ऐसा तो मैं नहीं दूंगा। उनकी बहसबाजी हुई। विवेक ने थोड़ा सा इस मैटर को ना एस्केलेट कर दिया, और उन्होंने जो इनका किया कि जो अथॉरिटीज हैं उनका नंबर कहीं से निकाल के, उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल निकाल कर वहां पर इस डीलरशिप की शिकायत कर दी। शिकायत करने के बाद किया से जो है डीलरशिप को थोड़ी फटकार पड़ी, और इनको एक ऑफिशियल मेल भी आ गया कि आप इस तरीके की प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये गलत है। आप कस्टमर को इसी रेट में आप गाड़ी देंगे, आप एक्स्ट्रा पैसा नहीं ले सकते हैं। इसके बाद डीलरशिप ने, चलो ठीक है, अब यार ऊपर से मालिक डांट मारेगा तो नीचे तो मानना ही पड़ेगा। उन्होंने इनको बोल दिया चलो ठीक है सर, हम ये हटा देते हैं और आपको एक्स शोरूम प्राइस के हिसाब से हम गाड़ी लगाएंगे। लेकिन जब किसी को, देखिए, जो जितना बड़ा अपने आप को मानता है ना, अगर उसको हम थोड़ी सी बात कह देते हैं तो उनको उतना ज्यादा हर्ट भी होता है। अब डीलरशिप को हर्ट हो गया, उन्होंने परेशानी दूसरी पैदा करनी शुरू कर दी, क्योंकि गाड़ी तो उन्हीं के पास थी ना अब तक, और वो गाड़ी देने से मना भी नहीं कर सकते थे क्योंकि ये किया की नजरों में जा चुका था। अब अगर वो मना करते तो कस्टमर बोल देता देखिए मैंने इनके ऐसे ऐसे शिकायत कर दी, अब मुझे गाड़ी देने से ही मना कर रहे हैं। तब उन्होंने क्या कहा, जब कस्टमर ने अपना सारी डिटेल्स जो है, डील जो है एक्चुअली फाइनल हो गई, तो वो गाड़ी लेने के लिए जाते हैं। उससे पहले PDI हम लोग खुद से ही करते हैं, और अपनी गाड़ी को चेक तो करेंगे कहीं हमें फॉल्टी गाड़ी तो नहीं दे रहे हैं। अब डीलरशिप का नया राग शुरू हो गया। डीलरशिप क्या कह रही है, नहीं, जो गाड़ी की PDI है ना वो कस्टमर नहीं करता है, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन वो कस्टमर नहीं करता है, वो डीलरशिप ही करता है। और डीलरशिप की तरफ से हमने अपने बंदों से इस गाड़ी को प्रॉपरली चेक करा लिया है, इस गाड़ी में कोई भी फॉल्ट नहीं है, तो ये गाड़ी आप लेकर जा सकते हैं। अब कस्टमर कह रहा है यार आप लोगों ने तो कह दिया है, आपकी गाड़ी है, आप लोग तो इसको ठीक ही बताओगे,
आप ये थोड़ी ना कहोगे सर हमने इस गाड़ी को चेक कर लिया है, इसके बोनट पर ना एक थोड़ा-सा डेंट है तो आप ले जाओ। आप तो ऐसा नहीं कहोगे ना, वो तो मुझे ही चेक करनी पड़ेगी, कस्टमर ही देखेगा। अब जो सामान मैं ले रहा हूँ, आप मुझे चेक नहीं करने दोगे तो मैं उस सामान को क्यों लूँगा? हम कोई भी यार मोबाइल लेते हैं, कपड़ा लेते हैं, कुछ भी लेते हैं उसको चेक तो करते ही हैं। अब डीलरशिप इस चीज़ पर फिर से थोड़ा-सा अकड़ रहा है। लेकिन इस चीज़ में भी थोड़ी बहसबाजी हुई और कस्टमर ने फिर से अपर अथॉरिटी को जो है मेल कर दी, वहां से फिर से इसको फटकार पड़ी और फिर से इनको ये हुआ कि चलो ठीक है सर आप कर लो, अब आप नहीं मान रहे हैं तो थोड़ा सा पारा और हाई हो गया। आप सोच रहे हैं ना, एक बार नहीं दो बार अगर डीलरशिप को डांट पड़ जाती है सेम कस्टमर की तरफ से। अब कस्टमर भी यहाँ पर समझदार है, उन्होंने भी एक बार भी ढील नहीं दिखाई है। उनको पता है यार मेरा पैसा है, अपने हक के लिए मैं लड़ रहा हूँ, अगर मेरा पैसा है तो मुझे कहीं पर भी ढील नहीं दिखानी है। वो हो गया। अब तीसरी चीज यहाँ पर थोड़ी सी और बड़ी जो है वो डीलरशिप ने पैदा कर दी। डीलरशिप ने क्या किया, कस्टमर ने उनको बोला था कि जब मेरा इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है उसमें जो एड ऑन होते हैं ना, वहां पर आप आरटीआई एड ऑन जरूर कर देना। आरटीआई मतलब रिटर्न टू इनवॉइस। अगर मेरी गाड़ी टोटल डैमेज में जाती है, गुम हो जाती है, चोरी हो जाती है, जल जाती है, कुछ भी है, तो मुझे पूरा पैसा गाड़ी का मिले, मुझे पैसा जो कम हो जाता है डेप्रिशिएट वैल्यू ना मिले। लेकिन डीलरशिप ने क्या किया कि उनका जो ये एड ऑन है ना, ये इंश्योरेंस में किया नहीं और उनके गाड़ी का इंश्योरेंस कर दिया। अब ये चीज डीलरशिप तो कह रही है कि हमने जानबूझ के नहीं किया है, हम भूल गए हैं, लेकिन दिखती बात है ना यार, उन्होंने जानबूझ के ही किया होगा। अब उसके बाद कस्टमर ने उनको बोला यार आप लोगों ने ये चीज गलत कर दी है, आप ही इसको ठीक करेंगे। अब यहाँ पर तो मैटर और बड़ा हो गया ना भाई, इंश्योरेंस तो गाड़ी का कट चुका है, उसमें ये एड ऑन हुआ नहीं है। डीलरशिप ने भी यही बोला सर अभी तो हम भूल गए हैं, तो आपकी गाड़ी का हम इंश्योरेंस रिन्यू करेंगे ना तो उस टाइम पर हम इसको ऐड कर देंगे। लेकिन रिन्यू कब होगा, वो तो 1 साल के बाद होगा। 1 साल के अंदर अगर गाड़ी के साथ ऐसा कुछ हादसा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें टोटल लॉस हो जाए तो कस्टमर क्या करेगा, वो भुगतेगा। यहाँ पर भी कस्टमर वेल नोन था, वेल एजुकेटेड था, वेल इन्फॉर्म था। अब उनको पता है हर इंश्योरेंस में एक टाइम पीरियड होता है, वहां पर आप अपने इंश्योरेंस को कैंसिल करा सकते हैं, री इशू दोबारा उसके बाद हो जाता है अगर आप उस इंश्योरेंस से खुश नहीं है। यहाँ पर फिर से बड़ी बहसबाजी हुई और फिर से अथॉरिटी को उन्होंने जो है कांटेक्ट किया और खुद डीलरशिप को ये भी बताया कि जो इंश्योरेंस आपने ये किया है ये कैंसिल हो सकता है। उनको प्रोसेस समझाया, उनको इंश्योरेंस कंपनी से बात खुद कस्टमर ने कराई, इंश्योरेंस कंपनी ने खुद बोला कि हाँ ये इंश्योरेंस अगर इतना टाइम फ्रेम हो जाता है, 10 दिन 15 दिन, हर कंपनी का थोड़ा सा अलग होता है, उस दौरान आप इंश्योरेंस को कैंसिल कर सकते हैं और दोबारा से अगर कोई दिक्कत से कोई गलती हो गई है तो री इशू कर सकते हैं। वहां पर कस्टमर ने डीलरशिप को फिर से बोला और डीलरशिप ने उनकी गाड़ी फिर से वापस मंगाई, क्योंकि इस चीज में ना टाइम काफी लग गया, कस्टमर गाड़ी अपने पास से लेकर जा चुके थे। उन्होंने डीलरशिप ने फिर वापस मंगाई, शो किया इंश्योरेंस कंपनी को कि गाड़ी हमारी पोजीशन में ही है, गलत तरीके से इंश्योरेंस कट गया था। उसके बाद उन्होंने वो जो पहले इंश्योरेंस कराया था वो नल एंड वॉइड कराया, नया इंश्योरेंस इशू हुआ और उसमें जो भी आरटीआई वगैरह जो भी एड ऑन होना था वो सब ऐड किया। तो ये एक तरीका होता है किसी भी डीलरशिप से हमें डील करने का, कहीं भी दबना नहीं होता है। हर चीज का हमें एक्चुअली पता होना चाहिए कि किस तरीके से चीजें काम करती हैं और तभी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो आप भी कुछ कहना चाहते हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप अपना कोई शेयर करना चाहते हैं एक्सपीरियंस, आप शेयर कर सकते हैं। बाकी स्टेप के और वीडियोस के आप लाइक करना चाहें तो सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।